विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारी जो क्लास हुई थी जिसमें हमने साहित्य को समझने का प्रयास किया था, हमने ये जान लिया था कि साहित्य एक विराट वस्तु है, विराट चैतन्य है। साहित्य को किसी भाषा विशेष के दायरे में बांधना ना ही तो संभव है और ना ही मुनासिब होगा। तो साहित्य अपने आप में एक अद्भुत वस्तु है, वह चिंतन है, वह जीवन दृष्टि है, वह दर्शन है, वह जीने की अवधारणा देता है। साहित्य को बहुत समय पहले ही इसके ऊपर चिंतन और मनन किया जाता रहा और एक परिभाषा के रूप में साहित्य को बांधने का प्रयत्न मनीषियों द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन आज तक भी उसे मुकम्मल रूप से परिभाषित करना संभव नहीं हो पाया। पहले साहित्य को काव्य के नाम से ही संबोधित किया जाता था, क्योंकि हमारा जो प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसमें काव्य प्रमुख था और जो कुछ लिखित परंपरा में हमें जो वांग में हमें उपलब्ध होता है वह संपूर्णतः काव्य के रूप में है। भले ही आज के समय में हम काव्य का एक संकुचित अर्थ केवल पदबद्ध रचना या कविताओं से लगाते हैं, लेकिन हमारा जो प्रारंभिक संस्कृत साहित्य है वहां पर काव्य संपूर्ण साहित्य के समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले साहित्य को समझने की और उसे परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया था वह हमारे संस्कृत आचार्यों द्वारा हुआ और ईसा से सैकड़ों शताब्दी यानी 2-3 शताब्दियों वर्ष पूर्व से साहित्य को परिभाषित करने का यत्न किया जाता रहा। अगर हम साहित्य को परिभाषित करने के आज तक जितने प्रयास हुए हैं उनको क्रमबद्ध या श्रेणीबद्ध करें तो प्रारंभिक स्वरूप हमें संस्कृत के विद्वानों का मिलता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई हिंदी विद्वानों ने साहित्य को किस ढंग से देखा है और समझा है, उसे परिभाषित करने की कोशिश की है। और फिर हम पाश्चात्य विद्वानों को भी देखेंगे कि वो साहित्य को किस नजरिए से देखते हैं, साहित्य को किस रूप में परिभाषित करते हैं। तो आज की ये जो क्लास है इसमें हम साहित्य को संस्कृत, हमारे जो प्राचीन संस्कृत भाषा के विद्वान थे, मनीषी थे, उनके नज़रों से साहित्य की क्या परिभाषा थी, उनका क्या दृष्टिकोण था साहित्य का, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस श्रेणी में नाम आता है भामह का। आचार्य जो भामह है वो अलंकारवादी आचार्य थे। अलंकार जो संप्रदाय था वह उन्होंने परिवर्तित किया था। उनका जो प्रमुख ग्रंथ है काव्य अलंकार, उसमें उन्होंने जो परिभाषा दी है काव्य की, ये मैं आपको बता चुका कि हमारा जो प्राचीन साहित्य है पूरा जो वांग में है वहां पर साहित्य शब्द जो है वो काव्य के अभिप्रेत में लिया जाता है, समझा जाता है। तो भामह क्या कह रहे हैं साहित्य के बारे में या काव्य के बारे में कि शब्दार्थो सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से समन्वित रचना काव्य है। काव्य यहाँ साहित्य है, अर्थात भामह के दृष्टिकोण में साहित्य वह है जो शब्द और अर्थ सहित है, यानी शब्द भी होना चाहिए और उस शब्द का मुकम्मल प्रासंगिक रेलेवेंट अर्थ भी होना चाहिए, सारगर्भित अर्थ होना चाहिए, तो वह साहित्य है या तो वह काव्य है। तो यह जो परिभाषा थी आचार्य भामह ने अपने विवेक से दी है। अब आगे बात करते हैं हम भामह के का अनुसरण करते हुए एक और अलंकारवादी आचार्य हुए थे आचार्य दंडी, और उनके जो सुप्रसिद्ध अलंकार विषयक जो ग्रंथ था वह था काव्यादर्श। तो उसमें वो परिभाषा देते हैं कि शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्यवच्छिन्न पदावली काव्य है, अर्थात साहित्य जो है वो पदबद्ध रचना है, उसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, उसका एक शरीर है, उसके अंदर वो अर्थ धारण करने की क्षमता रखता है, तो वह काव्य है अथवा
साहित्य है। यह परिभाषा साहित्य की दी है आचार्य दंडी ने। इसके बाद आते हैं आचार्य वामन, और इनके जो प्रमुख ग्रंथ था आचार्य वामन का, ये था काव्यालंकार सूत्र। वामन को हम रीति संप्रदाय का जनक या प्रतिस्थापक करता भी कहते हैं, और उन्होंने अपना जो काव्य की जो परिभाषा दी, अपना जो साहित्य की परिभाषा दी, वो रीति विषयक रूप में दी है। यानी रीति की परिभाषा देते हुए वो संकेत करते हैं काव्य के बारे में। तो वो क्या कहते हैं, देखो, विशिष्ट पदावली रीति की विशिष्ट रूप में लिखी गई पदावली जो है वो रीति कहलाती है। या हम इसको और अधिक रूप में समझने के प्रयास करें तो वो ये कहते हैं कि विशिष्ट प्रकार से कोई रचना की जाती है तो वह रीति काव्य है। अर्थात रीति एक परंपरा जिसमें कुछ निश्चित मानदंडों का प्रयोग किया जाता है, तो वह रीति कहलाती है और वह रीति काव्य कहलाता है। तो उससे इस दृष्टिकोण से भी साहित्य की परिभाषा को देखा और समझा जा सकता है। अब आते हैं आचार्य विश्वनाथ की ओर। इन्होंने, इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो था साहित्य दर्पण, और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या इन्होंने दी है काव्य के बारे में कि वाक्यम रसात्मक काव्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण, और साहित्य को समझने के लिए भी ये एक बेस लाइन बन सकती है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रस से युक्त वाक्य काव्य कहलाता है। वह रचना जो रसात्मकता से परिपूर्ण है, अर्थात पाठक में सहृदय में रस को आप्लावित कर सकती है, रस का उद्बोधन कर सकती है, वह रचना साहित्य कहलाता है। तो यह जो साहित्य की परिभाषा है ये बहुत कुछ एक सटीक परिभाषा बैठती है, क्योंकि साहित्य जो है वो पाठक में रसोद्रेक करने में सक्षम है। साहित्य की चाहे वो कोई भी विधा हो, चाहे कविता हो, कहानी हो, चाहे वो नाटक हो, साहित्य जो है वो रस का प्रस्फुटन पाठक के श्रोता के हृदय में करता है, और यह उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। तो आचार्य विश्वनाथ की यह परिभाषा भी काफी ग्रहणीय है। इसके बाद एक और आचार्य हुए हैं आचार्य पंडित जगन्नाथ। इन्होंने भी साहित्य से संबंधित या काव्य से संबंधित एक परिभाषा अपने ग्रंथ रस गंगाधर में उल्लेखित करने का इन्होंने प्रयास किया है, और ये कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक है शब्द काव्यम। इन्होंने रमणीय अर्थ अर्थात सुंदर अर्थ, रसदार अर्थ प्रतिपादक करने वाले शब्दों को या शब्दों के समूह को काव्य की परिभाषा से संबोधित किया है। तो यह भी एक सटीक परिभाषा निकल कर आई है। तो ये हमने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत के आचार्य हुए हैं और जिन्होंने अपने सूत्रों द्वारा काव्य से संबंधित परिभाषाओं को हमारे सामने रखने का प्रयत्न किया है, और हम इन सूत्रों के माध्यम से काव्य से संबंधित अर्थात साहित्य से संबंधित उन विद्वानों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। सम्मिलित रूप से अगर इन सभी आचार्यों के वक्तव्यों का यदि निचोड़ निकाला जाए तो यह समझ में आता है कि रस आप्लावित करने में साहित्य क्या है, जो रस का उद्बोधन कर सके अर्थात रस प्लावित कर सके। साहित्य का रमणीय अर्थ हो अर्थात शब्दों का एक रमणीय अर्थ हो, एक विशिष्ट पदावली हो और जिसमें सौंदर्य विद्यमान हो, अर्थात वह रचना जो इन सारे गुणों से परिपूर्ण हो। साहित्य के लिए आवश्यक है कि वो रमणीयार्थक हो, उसकी एक विशिष्ट पद रचना हो, उसका एक विशिष्ट अर्थ निकलता हो और सारगर्भित अर्थ निकलता हो, कोई रेलेवेंसी हो, और इन सब से भी परे हटके वह रस आप्लावित करने में सक्षम हो, रस जगा सके, रस प्रवाहित कर सके पाठक के मन में, तो वह साहित्य कहलाता है। साहित्य की यह जो परिभाषा है उन लोगों ने काव्य के परिप्रेक्ष्य में दी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो संपूर्ण वाङ्मय है, हमारा जो संपूर्ण लिखित परंपरा का जो साहित्य है,
वो काव्य स्वरूप में है। इसलिए काव्य और साहित्य लगभग एक ही वस्तु है। आज हम उसको अलग अलग रूप में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन साहित्य का जो दृष्टिकोण रहा है उनका, वो काव्य के परिप्रेक्ष्य में ही रहा है। ये तो थी संस्कृत के आचार्यों द्वारा साहित्य के संबंध में की गई कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों के बारे में। अब हम कुछ हिंदी विद्वानों की साहित्य से संबंधित परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे।